नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेजमेंट इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक्सेल करने की गारंटी ले सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड कि आप और हम मिलकर अच्छे से मेहनत करेंगे तो। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं, उनको ये भली भांति पता है कि उनके बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू का सवाल नंबर 19 और 20 मतलब लास्ट के दो सवाल असर्शन रीजन कैटेगरी से आएंगे। इनकी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैनेजमेंट ने आपको बना के दिए हैं डेडिकेटेड सेशंस, जहां पे हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे असर्शन रीजन के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। और ये है इसी सीरीज का एपिसोड नंबर 3 अर्थात पार्ट 3। इसके पहले दो पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं किया है, तो प्लीज तुरंत जाके उन्हें देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लिंक कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो लिखा होगा, वीडियो की लिंक वहां से आप ले सकते हैं और आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी और आप आसानी से अपने एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा एपिसोड। असर्शन रीजन की टेक्निक मैंने आपको सिखा दी थी पहले ही पार्ट में, नहीं देखा है तो वो भी जाके देखो। और इतने सारे राज भी बता दे रहा हूं, पूरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। उसके बदले में एक छोटा सा लाइक तो बनता है, देखो नीचे है ना, वो थोड़ा सा अगर आप ऐसे प्रेस कर देंगे ना हल्का सा, तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा और हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। चलिए पहला सवाल आ गया हमारा असर्शन रीजन कैटेगरी का, जो कह रहा है हमसे द वैल्यूज ऑफ एक्स आर -a/2, a फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस ax -a² = 0। यहां पे कह रहा है x की वैल्यू दी हुई इक्वेशन के लिए -a/2 और a है, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है यहां पे चेक कि क्या इसके जीरोस हम निकाल पाएंगे। उन्हीं जीरोस को यहां पे किस शब्द से कहा गया है? वैल्यू ऑफ एक्स कहा गया है। दोज वैल्यूज, वो वैल्यू एक्स की जिनको रखते ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए देखो हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्रोच, दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं वो थोड़े से अलग टाइप के हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस में ऐसे टर्म्स नहीं आते, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि पहले डी निकालो। डी होता है b² - 4ac। और यहां पे देखो, हूं तो मैं आखिर मनुष्य, तो जैसे ही मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मुझे नीचे वाला स्टेटमेंट दिखा और वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लिखा हुआ दिखा, जो कि एक बड़ा रीजन है कि मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेटेड हूं। क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते करते मुझे रिजल्ट मिल गया तो शायद मैं दोनों के बीच में कनेक्शन भी बता पाऊं। फेयर इनफ, ठीक है। चलिए तो डी की वैल्यू है b² - 4ac। b हमेशा होता है x का कोएफिशिएंट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो जाएगा a², ठीक है, माइनस यहां पे अब देखो 4 इंटू a की जगह आ जाएगा, देखो कितना 2 आ जाएगा, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट होता है a और c होता है कांस्टेंट पार्ट विच इज यहां पे है -a²। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस 4 2 = 8a²। तो d की वैल्यू आ गई 9a², ठीक है। तो ये हमने b² - 4ac का फॉर्मूला यूज करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता लगाई 9a²। अब इसको रखेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, जहां पे हमें मिलती है हमारी x की वैल्यूज, जो कि है -b विच इज -a प्लस माइनस √d दैट इज 9a² होल डिवाइड बाय कितना है? होल डिवाइड बाय 2a, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 2। फेयर इनफ जी सर। अब देखो जो x = हो जाएगा -a प्लस -3a होल डिवाइड बाय 4। एक बार पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, एक बार नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी और फिर आंसर बताया जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लिया x को पॉजिटिव तो -a प्लस 3a/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लिया x को नेगेटिव तो ये हो जाएगा -a - 3a/4। तो देखो यहां पे हो गया x = -4a/4 मतलब -a,
ये हो जाएगा x इक्वल टू a/2, क्योंकि यहां पे आएगा 2a/4 विच इज a/2। अब जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें ये भाई साहब कह रहे हैं कि a/2 के साथ माइनस है और a है पॉजिटिव, जबकि हमारा आ रहा है a/2 पॉजिटिव और a नेगेटिव। तो बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, लेकिन अब क्या करें, फर्क है तो है। हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो एक और तरीका है, हम x की वैल्यू रख के भी देख सकते हैं कि सही साबित हो रहा है कि नहीं। जैसे ही मैंने x की वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा 2a² प्लस a² माइनस a² विच वुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो x की जगह पे a रखा तो a इंटू a² माइनस a² पहले से है 2 इंटू a², तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं हमारे आंसर को रखूं माइनस a को, तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस a², तो शायद हमारा काम बन जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने तो पूरा प्रोसेस ठीक किया था, परंतु स्टेटमेंट ही फॉल्स है। ठीक है, और नीचे वाला स्टेटमेंट एक बार रीजन में पढ़ लेते हैं। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला यूज करके तो हमने आंसर निकाला है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगा। अगर जो होता ये कि भैया यहां पे आपको इसमें माइनस a/2 की जगह ये होता प्लस a/2 और ये होता माइनस a, उस केस में हम आंसर मार्क करते ऑप्शन ए। उस केस में अभी मूल स्वरूप में जैसा सवाल है तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, जहां पे असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। देखो बहुत बार जल्दबाजी में इंसान क्या करता है, इन छोटे छोटे साइंस को इग्नोर कर देता है, उसके बाद फिर गलती बड़ी हो जाती है, नंबर चले जाते हैं। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, पूरे ध्यान लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अभी जैसा सवाल का स्वरूप है ऑप्शन डी सही है। अगर हमने साइन को उलट पुलट कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, तो ऑप्शन ए सही होता। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर हो गई, यहां पे क्वेश्चन हमारा समाप्त। सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पे देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 3x प्लस 1, माफ कीजिएगा द इक्वेशन क्वाड्रेटिक वर्ड नहीं है, इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कैसे जज करूंगा मैं, तो देखो बिना सोचे समझे नहीं कर सकता, पहले मुझे इन दोनों को पूर्णतः इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो इधर तो कुछ खास ऑप्शन है नहीं, हाँ दूसरी तरफ जरूर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a² प्लस b² दैट इज 2² माइनस 4x के रूप में मुझे आंसर मिल रहा है। x² माइनस 2, यहां पे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4x, क्योंकि दोनों तरफ x² है, पॉजिटिव है, तो कैंसल हो जाएंगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो x² वाला टर्म गायब हो गया। अब पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर इज 1, तो आपका डिग्री कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं होती वो क्वाड्रेटिक नहीं होती। भैया देखो जिसकी डिग्री 2 होती है वही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वहीं से बनती है फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। अब रीजन में देखो, एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे जब आपने कैंसिल किया तो आपने बेसिकली a की वैल्यू 0 कर दी, मतलब x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। 0 इंटू x² इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, तो मतलब वहां पे x² एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वही यहां पे है, x² एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पैरामीटर यही होता है कि x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। इज कॉल्ड एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की परिभाषा बिल्कुल सही है, यहां पे हम उसको ट्रू मानेंगे और उसी के हिसाब से हमें अगर ऑप्शन चूज करना होगा तो ऑप्शन डी करेंगे, जहां पे असर्शन ट्रू है, सॉरी असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। एक बार दोबारा, जब मैंने x² को कैंसिल कर दिया तो मेरी इक्वेशन से x² वाली टर्म गायब हो गई। गायब होने का एक तरीका यह भी होता है, क्योंकि अब मुझे कई बार शो करना ही पड़ता है कि नहीं x² एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं,
क्योंकि फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ नहीं बचता। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि आपके पास 100 हाथियों का बल है, फिर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके 100 हाथियों का बल किस में कन्वर्ट हो गया, शून्य में। ठीक वैसा ही यहां पे हुआ। ये आपको क्लियर हो गया? जी सर, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यहां पे सॉल्विंग पार्ट कम, परंतु अच्छा क्वेश्चन। चलो अब यहां देखो, ये सवाल है भैया सर्कल चैप्टर से। इफ इन अ सर्कल द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द टैंजेंट विल बी 4 सेंटीमीटर। देखो ये सवाल आपको बहुत बार एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। सर्कल की रेडियस, उसकी टैंजेंट और वो जो पॉइंट है जहां से टैंजेंट आ रही है उसके और सेंटर के बीच की दूरी के हिसाब से। ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये रहा आपका सर्कल, इसका रेडियस है 3, ये डिस्टेंस है 5। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो टैंजेंट की लंबाई जो होगी वो होगी 4 के बराबर। अब देखो टैंजेंट की लंबाई अपन को तय करनी है, तो अपन इस पार्ट को गायब कर देते हैं क्योंकि अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो आगे बना दिया है ना। चलिए, तो ये रहा आपका टैंजेंट का पॉइंट। यहां पे ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 4 होगी, ठीक है, जो कि फिलहाल अननोन है। मान लो ये O है, ये A है और ये पॉइंट है B। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यदि OA है 3, OB है 5, कहां लिखा है सर, रेडियस 3, OA वुड बी द रेडियस। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो पॉइंट और सेंटर का डिस्टेंस है 5, हमने भी वही किया है, पॉइंट और सेंटर का डिस्टेंस 5। तो देन तो टैंजेंट की लेंथ होगी 4। अब यहां देखो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तो ये आ गया परपेंडिकुलर। इसका मतलब OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू OB स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ये कब हुआ, जब रेडियस हुई परपेंडिकुलर के टैंजेंट। ठीक है, माफ कीजिएगा क्या बोला मैंने, देखो शब्दों का जाल, रेडियस के परपेंडिकुलर हुई टैंजेंट। ठीक है, चलिए OA स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, AB स्क्वायर हमने पता करना है क्योंकि हमें यहां पे बोला गया कि 4 आएगा, तो पहले पता कर लेते हैं 4 आ रहा है कि नहीं। और ये है 5 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे हम, बहुत ही फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड किसका, जी हां बिल्कुल 4 स्क्वायर का। तो AB की वैल्यू आएगी कितनी सर, AB की वैल्यू आएगी 4, ये तो करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब यहां पे आ जाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हमारी आदरणीय सम्माननीय पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये भी ट्रू हो जाएगी। अब इस सवाल के ऑप्शंस मार्क करने में हम में से 75% लोग गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब यहां पे लोग बोलेंगे, देखो बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो यहां पे हम में से कितने लोग यही बोलेंगे कि सर क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली टैंजेंट की, जो लेंथ निकाली, उसमें पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन हुआ, तो इसीलिए ऑप्शन ए मार्क होना चाहिए। ये राय ठीक है, लेकिन मेरा एक दूसरा नजरिया भी है देखने का कि पाइथागोरस थ्योरम लगने के लिए पहले राइट एंगल साबित होना जरूरी है। तो राइट एंगल साबित किसकी वजह से हुआ, राइट एंगल साबित हुआ थ्योरम 10.1 की वजह से, जो कहती है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। तो इन माय ओपिनियन ये एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस पर्टिकुलर असर्शन का, क्योंकि वजह बहुत सिंपल है कि ठीक है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हम मान गए, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम हर जगह तो नहीं लगती है। पाइथागोरस थ्योरम लगने का पहला क्राइटेरिया ही होता है कि भैया एंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो यहां पे दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रादर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता कि आप थ्योरम 10.1 के तहत अपना आंसर बताते कि देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, इसीलिए वहां पे फिर पाइथागोरस थ्योरम लग के यहां पे आंसर आया 4। तो मेरे हिसाब से, अब मुझे नहीं पता इस पे कितना ओपिनियन सही होगा, काफी लोग इस पे बहस भी करेंगे, जो होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि मैं ही सही हूं। ये आइडिया कि यहां पे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा गलत हो जाता है, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं फॉलो करूं तो पहले यहां पे सर्कल बना, फिर रेडियस बना, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये टैंजेंट, उसके बाद जो पहला स्टेप आया वो आया थ्योरम 10.1 का। मैंने जब आपको क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया, सबसे पहले मैंने क्या बनाया,
सबसे पहले मैंने बनाया एंगल 90 डिग्री, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगी। तो इसके लगने का जो क्राइटेरिया है वो सही रीजन होगा यहां पे, न कि इसका पूरा स्टेटमेंट। ये भी एक एक्सप्लेनेशन का पार्ट है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, बट ये सेकंड है। फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए थ्योरम 10.1 का, जहां पे हम ये बताते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर? बिल्कुल आपकी राय अलग हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर देखो ये असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते ही ऐसे जहां पे बहस हो सकती है कि ये सही रीजन है या फिर नहीं। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि सर हमारे हिसाब से तो यही रीजन होना चाहिए, विथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑल्सो प्लीज। ठीक है, चलिए अब यहां देखो सवाल क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ y इज 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, -3 एंड 10, y इज 10। अब ये देखो यहां पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको बोला है कि y की वैल्यू 6 आएगी जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो देखो बिना अप्लाई करे तो हम कुछ बोल नहीं सकते, तो पूरा सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है। तो अगर मैं रीजन पे थोड़ा, क्योंकि देखो नजर तो जाती है, कहा जाता है ऐसे बहुत बार, मुझसे मेरे टीचर कहते थे, मैं भी अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि रीजन पे ध्यान बाद में दो, पहले असर्शन को इंडिविजुअली पूरा एवेल्युएट करो। ठीक है, हर इंसान के अपने अपने तरीके होते हैं सॉल्व करने के। जैसे मुझे क्या होता है, मैं कई बार दो स्टेटमेंट को साथ में देख के कंफ्यूज हो जाता हूं, तो इसलिए असर्शन को पहले पूरा एनालाइज किया, अपनी जितनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो यूज की, उसको सही या गलत मार्क किया, उसके बाद फिर रीजन वाले पार्ट पे। ठीक है, पर नजर चली जाती है तो आपको पता ही है कि भैया डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। अब x2 माइनस x1 मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर साथ में आएगा यहां पे प्लस। अब जब मैंने 10 - 2 किया है तो यहां पे y माइनस -3 मतलब y प्लस 3 करना पड़ेगा, राइट, उसका भी होल स्क्वायर। एक बार देखना भैया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, पर क्योंकि ये नेगेटिव है तो साइन का जो माइनस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। जी सर। अब चलिए यहां पे आगे देखिए, d दिया हुआ है ऑलरेडी 10, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 - 2 मतलब 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए माइनस करेंगे तो आएगा 36, 64 यहां 100 से माइनस हुआ, कितना बचेगा 36। अब 36 जो है यहां पे वो हो गया y प्लस 3 के होल स्क्वायर के बराबर। अगर आपको चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो तो 6 आ जाएगा, रादर प्लस माइनस 6 आ जाएगा y प्लस 3 के बराबर। ठीक है, अगर आपने प्लस 6 लिया तो 6 इक्वल टू y प्लस 3, माइनस करेंगे तो 3 आएगी y की वैल्यू। अगर आपने -6 लिया तो -6 इक्वल टू y प्लस 3, तो ये हो जाएगा -6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, तो ये हो गया -9 वैल्यू ऑफ y। तो दो वैल्यू आ रही है, एक 3 या फिर -9। इनका कहना है कि y की वैल्यू 6 आएगी, जो कि हमारे हिसाब से तो नहीं आ रही है। हमारे हिसाब से या तो -9 आ रही है या फिर 3 आ रही है, तो कुल मिला के स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाता है। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स a एंड b इज ab इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट तो ट्रू साबित हो रहा है, क्योंकि यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, यही हमने अप्लाई करके अपना आंसर बताया है। तो असर्शन फॉल्स होने के कंडीशन में और रीजन ट्रू होने के कंडीशन में ऑप्शन डी मार्क करते हैं हम लोग। यहां पे भी हमने वही मार्क किया, y की वैल्यू 6 नहीं, या तो 3 आएगी या फिर आएगी -9। क्लियर? जी सर। चलिए यहां पे स्क्रीन भी क्लियर हो जाती है। असर्शन रीजन का एक और अच्छा सवाल हमने समाप्त किया। अब यहां देखो, ये सवाल कह रहा है इफ बोथ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सब मतलब देखो एग्जांपल देता हूं मैं, 4 - 4 दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। कैसे? 0 के इस तरफ 4 जाना या 0 के उस तरफ 4 जाना। ठीक है, दोनों तरफ गए तो 4 ही आप, लेकिन अपोजिट इन साइन क्यों है? क्योंकि ये +4 है, ये -4 है। तो जब भी जीरोस
ऐसे ये जो स्टेटमेंट है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, उसका सीधा सीधा तात्पर्य यह होता है बालक या बालिका कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा पर वैल्यू बराबर होगी, +4 - 4 +5 - 5 +3 - 3। तो अगर यहां पे मैं देखूं क्योंकि मुझे जीरोस पता नहीं है तो इसके हिसाब से जो गिवन जानकारी उसके हिसाब से एक हो जाएगा अल्फा हो जाएगा मान लो a, तो बीटा हो जाएगा -a। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दोनों जीरोस कैसे हैं, एक मैग्नीट्यूड में सेम और अपोजिट इन साइन, तो a और माइनस हमने लिख दिया, तो उसके हिसाब से k की वैल्यू आएगी 1/2। अब देखो जो k है वो है मिडिल टर्म में, मतलब किसके साथ, x के कोएफिशिएंट के साथ, तो -2k दैट इज -2k हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि -b/a होना चाहिए, तो -2k होल डिवाइड बाय 1 क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो -b/a इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस दैट इज a प्लस -a। चलिए तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू 0, क्योंकि a माइनस a कैंसल, k की वैल्यू आनी चाहिए 0। क्या ये क्लियर है? जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो देखो k की वैल्यू आई 0, जबकि ये कह रहे हैं k की वैल्यू आएगी 1/2, तो भैया आप गलत हैं, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लेकिन क्या यहीं पे हमारा सवाल समाप्त होता है? बिल्कुल नहीं सर। सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज -b/a। ये तो 100% ट्रू है, क्योंकि यही यूज करके हमने अपना आंसर बताया। तो इस केस में भी असर्शन हो गया फॉल्स, रीजन हो गया ट्रू। इज दिस क्लियर? जी सर। देखो k की वैल्यू केवल x के साथ थी, इसलिए हमने केवल -b/a वाला लॉजिक यूज किया, c/a वाला लॉजिक यूज नहीं किया। अब इसी में देखो वैरायटी कैसे आती है, मैं आपको वो भी सिखाता हूं कि k की वैल्यू आपने लिख दी 0 और यहां लिख दिया c/a इज इंस्टेड ऑफ सम, आपने यहां पे स्टेटमेंट कर दिया प्रोडक्ट। ठीक है, तो सवाल ऐसा भी आ जाता है कि भैया जीरोस हैं वो क्या मैग्नीट्यूड में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में अपोजिट, और वैल्यू ऑफ k इज 0। तो ये सॉल्व करोगे आप तो यहां पे k की वैल्यू आएगी 0, जो हमने किया था स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। उसके बाद नीचे वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है। अब इंसान कई बार जल्दबाजी में क्या सोचता है कि भैया फॉर्मूला तो सेम ही है, -b/a c/a, सम और प्रोडक्ट की ही बात होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी दिए हुए सवाल में जो मैंने अभी चेंज करके आपके लिए सवाल बनाया, उसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हैं, लेकिन एक बात कर रहा है सम की। हमने जो k की वैल्यू निकाली वो सम का यूज करके निकाली थी, और जो स्टेटमेंट यहां रीजन में दिया है वो किसके बारे में चर्चा कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में। तो स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी में नहीं गिरेगा, बल्कि ऑप्शन बी में गिरेगा, जहां पे कि दोनों सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया कैसे सवाल को ट्विस्ट किया जा सकता है और कैसे हमें उसे टैकल करना है। जो कॉन्सेप्ट आपने असर्शन को सॉल्व करने में, असर्शन को वेरीफाई करने में यूज किया है, यदि रीजन में वो वर्णन किया गया है उसका, तो ही आप ऑप्शन ए मार्क करते हैं, अदरवाइज ऑप्शन बी मार्क करेंगे। ये आपको क्लियर रखना है। ये तो मैंने आपको मॉडिफाई करके बताया था, असल सवाल ये था जिसका जवाब हमने मार्क किया था ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, वहां चित्र के साथ है ये। तो इन द फिगर इफ BC इज 20 मीटर देन हाइट ऑफ AB इज 11.56 मीटर। ठीक है, यदि BC कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक है, BC की वैल्यू है 20 मीटर, तो हाइट ऑफ AB 11.56 होगी। पहली बात तो ये सवाल बताओ है कौन से चैप्टर का? सर ये ट्रिग्नोमेट्री का है क्या? नहीं, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का कहा जा सकता है। चलो यहां देखो, ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा अपोजिट दैट इज AB अपॉन BC। ठीक है, tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पे हमारा एंगल कितना है, 30 डिग्री। AB हमें पता करना है, BC के बारे में हमें जानकारी है, कितना है, 20 है। ठीक है, tan 30 हम सबको पता है कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहां tan 30 की जगह हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB/20। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20/√3
इज द वैल्यू ऑफ ए बी। अब यहां समझना, इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू √3 होल डिवाइड बाय 3 इज द वैल्यू ऑफ ए बी। इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि देखो डेसिमल में 11.56 दी है, तो हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। आप 1.73 लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो 1.73 इंटू 20 कर दो। पहली बात देखो 1.73 डिविजिबल है क्या? 7 और 1 8 3 11, नहीं डिविजिबल तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 17.3। ठीक है, 17.3 डिवाइड बाय इंटू 2, क्योंकि 20 है ना, तो 3 और 3 6, 7 और 7 7 दूनी 14 है ना, तो ये हो जाएगा 34.6। अगर मैं 17.32 लिख दूं तो भी 34.64। ठीक है, तो ये 34.64 को अभी हमें 3 से भी डिवाइड करना है, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने उसको √3 से मल्टीप्लाई किया जो कि 1.732 है, उसमें इंटू 20 किया था। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, बिल्कुल ठीक है। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, उसके बाद कितना हो जाएगा सर? ये 16 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 14, तो 3 6 जा 24 तो नहीं होगा, एक बार दोबारा चेक करो। 3 1 जा 3, कितना बचा सर? पूरा डिवाइड हो गया। फिर से 3 1 जा 3, एक 16 बचा, 3 5 जा 15, 14 बच रहा है, विच इज 3 4 जा 12। ठीक है, तो अगर ऐसे देखें तो बहुत ही माइन्यूट से फर्क से 11.54 आ रहा है, ये 11.56 कह रहे हैं। अब इतने माइन्यूट फर्क पे हमें छोड़ना चाहिए कि नहीं, ये देखो डिसीजन थोड़ा सा डाइसी हो जाता है ना। तो अभी के लिए तो हम इसको क्या मार्क करेंगे? फॉल्स मार्क करेंगे, क्योंकि ये डेसिमल में 2 पॉइंट पे जाके गलत हो रहा है ना। आपने डिवीजन भी करके देख लिया, 3 1 देखो पूरा सॉल्व भी कर लिया, 20 था, सामने वाली साइड ए बी आपको निकालनी थी, तो भैया tan थीटा के हिसाब से अपोजिट अपॉन। अब ऐसे देखा जाए तो अगर आप 1.71 कितनी 1.73 लेके चल रहा है वैल्यू, तो यहीं पे डिवीजन खत्म हो जाएगा इतने पे ही। ठीक है, तो भी यहां पे इन्होंने 6 दिया, जो कि हो सकता है आगे की वैल्यू हो, मतलब बेसिकली आपने रूट के बाद 1.732 के भी आगे से वैल्यू ली है, उस केस में शायद आंसर ये आ जाए। तो अभी के लिए हम इसको क्या माने सर? इसी वैल्यू को हम लोग सही मानते हुए ट्रू लिख सकते हैं कि लगभग आसपास की वैल्यू है। ये थोड़ा सा, अब देखो ये तो ऐसा है कि राय की बात है, हम में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 0.02 का भी फर्क तो होता ही है। ठीक है भैया, उस केस में फॉल्स हो जाएगा। पर अभी के लिए जब तक जैसा मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे वैल्यूज 11.56 क्लोज टू आपका आंसर है, तो स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं। इतना ज्यादा हम लोग कठोर पत्थर दिल नहीं हो सकते। ठीक है, और tan थीटा होता है ए बी अपॉन बेसी, वही हमने यूज किया tan थीटा ए बी अपॉन बी सी विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा ट्रू। तो कुल मिला के आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, जो कि डिवाइड करने पे, जो कि हमारा यहां पे बात चल रही थी इतनी देर से कि सर डिवाइड करने पे आंसर हमारा इसके क्लोज आ रहा है, 11.54 आ रहा है, ये 11.56 कह रहे हैं, तो क्लोज है, इसलिए हम मतलब बहुत ज्यादा ही क्लोज है। ये नहीं कि इनका 11 आ रहा है हमारा 14 आ रहा है, नहीं, इनका 11.5 हमारा 11.5, लेकिन इनका 11.56 है। हमारी कैलकुलेशन में 11.54 आए यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। तो इसीलिए उस लिहाज से स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए ऑप्शन ए मार्क किया गया है। सीबीएसई में ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि ऐसा कोई सवाल आ जाए जहां पे वैल्यूज में इतना थोड़ा सा डिफरेंस हो। देखो एक बार फिर डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा कितना 16। अच्छा 17, एक बार वो भी चेक कर लो भैया, 20 इंटू √3 था तो 1.732 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.32। इसको भी इंटू 2 करना है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, बिल्कुल 34.64 ही आ रहा है, तो हम कहीं पे गलत नहीं हैं। ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल सर। चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन की सफाई। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अब नया क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से क्वेश्चन है ये, मतलब हमारे तीसरे चैप्टर से, जो कह रहा है कि इस दी हुए इक्वेशन के सेट के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये आपकी पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। हम जांच कैसे करते हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे? तो सर देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, x यहां भी है, y यहां भी है, x यहां भी है, y यहां भी है, लेकिन ये इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास है वो एक दूसरे से अलग है। क्यों? क्योंकि x के साथ जो नंबर लिखा है, जो उसका कोएफिशिएंट है, वो उसको यूनिक बनाता है। कहो हाँ कि ना? बिल्कुल सर। इसीलिए जब भी हम किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को चेक करते हैं
तो हम वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट की जांच करते हैं, ठीक है, कि भैया a1 a2 दैट इज x के कोएफिशिएंट, c1 c2 दैट इज कांस्टेंट पार्ट एंड b1 b2 दैट इज y के कोएफिशिएंट, इनके बीच में क्या रिश्तेदारी है। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे a1 a2 हो जाएगा 9/8, b1 b2 हो जाएगा 3/6 एंड c1 c2 हो जाएगा 12/24। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो भैया 9/8 सिंप्लीफाई तो नहीं हो पाएगा, 3/6 हो जाएगा 1/2, 12/24 हो जाएगा 1/2। क्योंकि a1 और a2 आपस में बराबर नहीं है तो दिए हुए इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं होंगे। a1 a2 का बराबर ना होना, a1/a2 का b1/b2 से बराबर ना होना, ये दर्शाता है, ये बताता है कि इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पे इसीलिए यहां पे आंसर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, न कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे नीचे क्या दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन का जनरल फॉर्म हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कब? इफ a1/a2 is equal to b1/b2 which is equal to c1/c2। बिल्कुल ठीक कंडीशन यहां पे बयां की गई है। अगर ये तीनों बराबर होता ये 9 की जगह 4 होता तो यहां पे 1/2 आ जाता, तो हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बोलते। तो ये ट्रू है, ऊपर वाला फॉल्स है, ऑप्शन डी सही होगा। अगर यहीं पे 9 की जगह क्या होता, 4 होता तो हमारा रेशियो स्टैब्लिश हो जाता और उसके हिसाब से फिर ऑप्शन ए को हम सही आंसर के रूप में मार्क करते, जो कि फिलहाल डी हुआ है। अगर इफ 9 की जगह 4 होता तो, अब नहीं है तो भैया आंसर भी नहीं है, सिंपल। चलिए स्क्रीन क्लियर, यहां पे हमारा सवाल सॉल्व हो गया लीनियर इक्वेशंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर देन स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 15। अब देखो क्या कह रहे हैं, कोन की हाइट है 24, ठीक है, उसका डायमीटर है बेस का 14 और आपको बोल रहे हैं कि हाइट है कोन की, स्लैंट हाइट माफ कीजिएगा, स्लैंट हाइट होगी 15। अब हम में से कितने लोग ये स्टेटमेंट पढ़ के ही बता देंगे कि ये सही है या गलत है? क्यों? क्योंकि सर हाइट है 24, स्लैंट हाइट है 15, ये तो असंभव है। कैसे? तो अगर आपने कोन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये रहा आपके कोन की हाइट 24, ठीक है, कोन का डायमीटर है 14 और जो स्लैंट हाइट होगी वो ये कह रहे हैं 15 होगी। अरे मोरे भैया, क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, असंभव है। अगर यहां पे डायमीटर है 14 तो रेडियस होता 7, तो ये वैल्यू 15 नहीं 25 आती पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पर ये कह रहे हैं 15 आ रही है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। 25 कैसे आएगी? देखो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी भैया, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर दैट इज स्लैंट हाइट। 24 का स्क्वायर 576, 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। 625 वुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर विच इज व्हेन ऑन डूइंग स्क्वायर रूट एल की वैल्यू मिलेगी आपको 25, लेकिन ये कह रहे हैं 15 आएगा, तो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाता है। नीचे अब रीजन देख लो, इफ आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट 16 आने सच। ये देख लो यहां पे लिखा है, बस यही है। हमने यहां पे स्क्वायर लिखा है, इन्होंने बोला कि नहीं, हम यहां पे स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ये आपका हाइट है, ये आपका रेडियस है, देखा आपने, ऊपर देखो वैल्यू लिखी भी हुई है। तो कुल मिला के स्टेटमेंट ट्रू होता है और आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब यहां एक बात समझना, अगर ये 15 की जगह 25 होता तो हम कहते कि भैया दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है, क्योंकि यहां स्लैंट हाइट के बारे में उसका फॉर्मूला दिया गया है जिसको यूज करके हम आंसर बता रहे थे। तो उस केस में आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। यही डिफरेंस है, जब अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको वो बता रहा था, सर्कल वाले में बता रहा था, देखो यहां पे भी यूज तो पाइथागोरस थ्योरम ही की है, लेकिन विथ प्रॉपर रीजनिंग कि स्लैंट हाइट कैसे निकाली जाती है। ठीक वैसे ही वहां पे भी
केवल पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला देखने से कुछ नहीं होता, प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए कि वो कैसे आया, तब फिर आपका रीजन कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। चलिए स्क्रीन की सफाई। और नया प्रश्न है मेरे भाई कि द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 80 माइनस tan स्क्वायर 80 इज 1। ये आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो यहां पे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, जिसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला नियम यूज करके थीटा की जगह 80 रखा, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अब सवाल यह है कि सर हमें तो याद ही नहीं रहता है कि ये आइडेंटिटी कैसे होगी। तो देखो इतना सबको याद होगा कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वाली तो सबकी निपट गई, सबको याद है। इनफैक्ट अभी याद करने के बाद आपको बुढ़ापे तक याद रहेगी ये वाली। बाकी दोनों को याद करने में थोड़ी समस्या आती है, तो उसकी ट्रिक मैं बता देता हूं कि देखो अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी याद करनी है तो आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए। एबीसीडी याद है? बिल्कुल याद है सर। तो एबीसीडी में जब आप सोचो उठाओ पी क्यू आर एस आता है पहले, फिर आता है टी, तो एस और टी साथ में चलते हैं, तो यहां पे भी एस और टी साथ में चलेंगे, और एस पहले आता है टी बाद में आता है, तो एस माइनस टी करने पे 1, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद करने का तरीका हो जाएगा। दूसरा फिर आ जाता है कॉजेक और कॉट, दोनों सी वाले साथ में रहेंगे, कॉजेक और कॉट। ठीक है, उसमें बड़ी स्पेलिंग किसकी है? कॉजेक की है, तो कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ सेक 60 इज इक्वल टू 1/2। देखो बिना बाकी कुछ सोचे समझे इतना तो मुझे पता है कि ये दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं है, तो ऑप्शन ए तो कट गया। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है। सर सेक 60 की वैल्यू पूछी है जो कि हमें याद नहीं रहती, पर हमें कॉस 60 याद रहता है जो कि होता है 1/2। तो सेक होता है कॉस का रिवर्सल, कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक 60 हो जाएगा 2/1 दैट इज 2, लेकिन यहां पे ये तो 1/2 कह रहे हैं, तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। और बहुत दिनों के बाद ऑप्शन सी मुझे मार्क करने को मिल रहा है, जहां पे स्टेटमेंट असर्शन है ट्रू और रीजन है फॉल्स। ये क्लियर हो गया? जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। चलिए स्क्रीन की सफाई, नया प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक सेक स्क्वायर साइन, ये भी लगभग उसी बेसिस पे है कि भैया साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67 इक्वल टू 1। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एंगल कितना है, 67 हो, 47 हो, 57 हो, 87 हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बस ये पता होना चाहिए कि क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पूरे तरीके से फॉलो कर रहा है, क्या दोनों जगह पे एंगल सेम है? बिल्कुल, 67 67 थीटा थीटा सेम इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल सेम है, स्क्वायरिंग भी है, सब कुछ है, सारी कंडीशंस को पूरी कर रहा है, मतलब हमारे पास कोई रीजन नहीं है इसे गलत बोलने का। और यहाँ पे रीजन में देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, माफ कीजिएगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहां पे देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो हमने ऊपर यूज किया, तो ये भी ट्रू है। और क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में हमें कनेक्शन भी दिख रहा है, हमने आइडेंटिटी ही ऊपर रिवाइज की थी, तो ऑप्शन ए यहां पे सबसे सटीक आंसर प्रूव होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस ये दो हमारे पिछले सवाल हो गए असर्शन रीजन के, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स पर लेकिन काफी बार कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कई बार लोग एक्सपेक्ट नहीं करते अरे ट्रिग्नोमेट्री से कहां से आएगा। चलिए, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन k इज इक्वल टू 2। यहां सुनना भैया, 1 0 रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो अगर दो जीरोस को हम अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं, तो एक की वैल्यू a, तो दूसरे की वैल्यू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/a, यही होता है रेसिप्रोकल, है ना। अब कह रहे हैं कि भैया इसके हिसाब से k की वैल्यू 2 आएगी, हम कैसे निकालते हैं k की वैल्यू? तो देखो यहाँ पे k पहली वाली टर्म दैट इज a और c दोनों में इन्वॉल्व है, तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा c/a वाला फॉर्मूला, जो कि डिनोट करता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को। तो c/a मतलब यहां से हमने उठाई वैल्यूज 4k अपॉन, इधर आ जाएगा k स्क्वायर बाय k स्क्वायर प्लस 4, और अल्फा बीटा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो a इंटू 1/a,
a से a कैंसल, 4k इज इक्वल अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4। इसको अब हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, यहां से दो जीरोस निकलेंगे हमारे, ठीक है। इक्वेशन बन गई। अब देखो जीरोस कैसे निकलेंगे, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 2 लिखा मैंने प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। k का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने 4k को ब्रेक किया 2 इंटू के इंटू 2 में प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4 के बराबर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से आप देखेंगे a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने उल्टा किया। आमतौर पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी दी होती है और उसको ओपन अप करते हैं। यहां ओपन अप वर्जन था, हमने उसको आइडेंटिटी के वर्जन में सिंप्लीफाई किया। तो यहां पे अगर आप देखोगे 0 आएगी k माइनस 2 की वैल्यू, तो k की वैल्यू 2 हमारा आंसर होगा जो यहां पे दिया है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इतनी मेहनत करने के बाद ट्रू डिक्लेयर किया जाएगा। अब नीचे देखिए, ये कहना है इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यदि s माइनस a फैक्टर है p ऑफ x का, तो अब यहां पे कहना क्या चाह रहे हैं कवि, तो कवि कहना चाह रहे हैं कि p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। मतलब जैसे ही आपने यहां से अल्फा की वैल्यू निकाली और उसे पॉलिनोमियल में डाला तो पॉलिनोमियल शून्य के बराबर हो जाएगा, गिवन दैट कि वो फैक्टर से निकली हुई वैल्यू है, ठीक है। तो x माइनस अल्फा फैक्टर था, अल्फा से वहां से फैक्टर से निकली x की एक वैल्यू, मतलब बेसिकली अल्फा, और उसको जैसे ही आपने x की जगह पे रिप्लेस किया और आपका पॉलिनोमियल हो गया 0। इसको अगर हम एक और भाषा में कहें तो अल्फा इज अ 0 ऑफ द p ऑफ x। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। वह वैल्यू x की वह वैल्यू जो कि आपके पॉलिनोमियल को शून्य बना दे, उसे आप कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार फिर से, x की वह वैल्यू, यहां पे देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि x की वह वैल्यू जो कि मेरे पॉलिनोमियल को शून्य के बराबर बना दे, उसे मैं कहता हूं 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन यहां पे जब मैंने सॉल्व किया ऊपर वाले असर्शन को, तो मैंने c बाय a दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का कॉन्सेप्ट यूज किया। लेकिन नीचे यहां पे आपके जीरोस की परिभाषा दी गई है। हालांकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन दोनों के बीच में रिश्तेदारी न मिलते हुए ऑप्शन बी को मार्क किया जा रहा है कि भैया जीरोस क्या होते हैं। ये तो हम रीजन से समझ गए, लेकिन ऊपर जो असर्शन था वहां कहीं रीजन का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हुआ। वहां मेजरली यूज हुआ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का कॉन्सेप्ट, जहां पे दोनों जीरोस और हमारे कोएफिशिएंट्स के बीच में रिश्तेदारी बताई जा रही थी। क्या ये क्लियर है? जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने लेकिन k की वैल्यू तो फाइंड की ना, बिल्कुल की, लेकिन हमने उसमें जीरोस का इस्तेमाल कहां किया? हमने तो जीरोस की एक खूबी का इस्तेमाल किया कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। ये फर्क आ जाता है, बहुत ही देखो माइन्यूट सा फर्क है, और अगर आप इसको सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो कि आपके पूरे आंसर को अलग रूप दे देती है। और नया क्वेश्चन आ गया हमारे समक्ष जो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 4/3 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल भैया? अब इसकी जांच हमें करनी है। कैसे चेक करेंगे हम कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है? सर साइन थीटा जो होता है वो किस जगह को, मतलब किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज को। तो और अगर ये रेशियो 4x/3x के रूप में या 4/3 के रूप में, आप जैसे भी देख रहे हैं इसको, अगर ये सत्य होता है तो इसके हिसाब से अपोजिट वाली साइड की वैल्यू है 4, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है 5। अब हाइपोटेन्यूज है 3, माफ कीजिएगा। अब यहां पे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि सर अपोजिट जो होती है वो होती है लार्जेस्ट साइड, सॉरी हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी होती है, क्योंकि वो 90 डिग्री के ठीक सामने होती है।
लेकिन यहां पे जो वैल्यूज दी गई हैं वहां पे हाइपोटेन्यूज जो है वो हो रहा है अपोजिट से छोटा, जो कि असंभव है। तो इनका ये कहना कि साइन थीटा इज नॉट पॉसिबल बिल्कुल ठीक है, सही है, ट्रू है, क्योंकि साइन थीटा कभी भी 4/3 नहीं हो सकता। आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा, अगर आप आगे जाके भी पढ़ोगे 11th-12th में, कि जो साइन थीटा होता है ना उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, मैक्सिमम होती है 1, तो 1 से छोटी या 1 के बराबर, पर 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। 4/3 होने का मतलब है साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, असंभव है। और क्योंकि वहां पे नॉट पॉसिबल लिखा है तो स्टेटमेंट को हमने ट्रू बोला है। अब यहां देखो, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब यहां पे क्या रिश्तेदारी बन रही है, बिल्कुल सर, आपने भी वही डिस्कस किया था कि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है, इसीलिए उसका छोटा होना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे स्टेटमेंट सही इसी बिना पे हुआ, इसी रूल के बेसिस पे हुआ कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। हालांकि जब मैंने आपसे चर्चा की तो मैंने थोड़ा आम व्यक्ति की भाषा में एक्सप्लेन किया, लेकिन यहां इसको मैथमेटिकली करेक्ट शब्दावली के साथ लिखा गया है कि भैया हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, तो वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। यहां पे साइन थीटा में वो छोटी हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए के रूप में आंसर मार्क होगा, जो कि ना सिर्फ दोनों स्टेटमेंट को ट्रू बोल रहा है बल्कि रीजन को भी सही फिट बैठा रहा है कि देखो भैया हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, लेकिन ये छोटी कह रहे हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है उसका होना। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन है, HCF of 510 and 92 is 2. Okay, then the LCM of 510 and 92 is 32460. अब ये कह रहे हैं कि यदि 510 और 92 का HCF है 2, तो आपको बताना है कि उसका LCM 32460 होगा। अब यहां पे हम यूज करेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी का कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि यदि दो नंबर्स की हम चर्चा कर रहे हैं और उनका HCF और LCM निकाल रहे हैं, तो उनके HCF और LCM को गुणा करने पे उन नंबर्स के गुणा के बराबर आता है। तो HCF इज 2, LCM अभी अननोन है, और A इंटू बी हो जाएगा 510 इंटू 92। अब मैं यहां मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो LCM हो जाएगा 510 इंटू 92 होल डिवाइड बाय 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। तो LCM निकालने के लिए मुझे 46 को 510 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेंगे मल्टीप्लाई इसको, तो देखो 46 इंटू 51 कर लेते, बाद में 0 लगा देंगे, तो 46 तो है ही। ठीक है, अब 51 तो 6 पंजे 30, 0 यहां 3 ऊपर, 5 4 जा 20, 23 आ जाएगा। एक बार दोबारा चेक करो, 6 5 जा 30, 0 यहां 3 ऊपर, 5 4 जा 20 प्लस 3 23 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 6 4, तो 2 3 4 6 0, तो LCM आएगा 2 3 4 6 0। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि LCM होगा 32460। तो बहुत ही माइन्यूट सा फर्क, इन्होंने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन उससे काफी आंसर अलग हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अब रीजन की बात करें तो उन्होंने लिखा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, यही हम यूज कर रहे थे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। वहीं पे यदि ये वैल्यू होती 23460, तो हमारा आंसर कुछ और होता। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, कहीं हमने मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ गलती नहीं कर दी। 2 को 92 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46 को 51 से हमने मल्टीप्लाई किया था, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब की बार 51 इंटू 46 करेंगे, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है, 4 1 जा 4, 5 चौक 20, बिल्कुल ठीक। तो 23460 ही आ रहा है। तो कुल मिला के स्टेटमेंट जो असर्शन वाला है वो फॉल्स है, रीजन वाला ट्रू है, तो ऑप्शन डी मार्क हुआ यहां पे आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6 इंटरनली divided by x axis is 1:2.
जैसे उसने कहा डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है और एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, मतलब एक पॉइंट पे करेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उस पॉइंट पे y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे और यही हमारी हेल्प करेगा इस सवाल का जवाब निकालने में। जब भी हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, जब हमें रेशियो दिया होता है, तो हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जो कि कहता है कि भैया m1y2 प्लस m2y1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको आप m और n के रूप में भी देखते हैं, तो ये देखो इधर वाली वैल्यू m, इधर वाली n, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो 1, तो ये हो जाएगा m1 दैट इज m1 इंटू 6, my2 तो 1 इंटू 6 प्लस n दैट इज 2 इंटू -3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2। यहां पे मैंने सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो जरा ध्यान से, तो ये आ जाएगी 6 - 6/3, y की वैल्यू इज इक्वल टू 0। मतलब ये यहाँ पे सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन, हमारे एवेल्युएशन के हिसाब से भी y की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि जो रेशियो है डिवीजन का 1:2 वो कहां पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट को वेरीफाई किया कि क्या दिए गए वैल्यूज के हिसाब से y की वैल्यू 0 आ रही है। जवाब है हाँ, तो इसका क्लियर मतलब है कि भैया अपन सही जा रहे हैं और ये स्टेटमेंट है ट्रू। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन हमने यही यूज किया है। देखो अब वहां पे बिल्कुल सर हमने यही यूज किया है कि m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो आपने सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करके सवाल का जवाब बताया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए इक्वल टू, दैट इज दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और असर्शन और रीजन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली यहां पे बात भी बन रही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो जाएगा यहाँ पे सवाल का जवाब सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर एलसीएम इज 17, देयर सॉरी एचसीएफ इज 17, तो एलसीएम होगा 340। देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी है 5780, जो कि बराबर होगा किसके, HCF इंटू LCM के। ये हमें पहले से पता है, ठीक है। अब यहां देखो 5780 जो है, ठीक है, उसमें HCF आएगा 17, सवाल में दिया हुआ है। LCM हम अभी पता निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे स्टेटमेंट को। अब 5780 डिवाइड बाय 17 तो करना बनता है, ठीक है। 5780 डिवाइड बाय 17, 17 एक प्राइम नंबर है तो उसी के टेबल से कैंसिल करना पड़ेगा। थोड़ी हेल्प हमारे हम आंसर से भी लेंगे भैया। 340 देखो तो 17 3 कितना होता है, तो भाई 17 3 होता है आई थिंक 51, 3 7 या 21 दो ऊपर, जी हाँ बिल्कुल। तो 17 3 51, 7 में से एक गया 6 बचेगा, 68 बचेगा। 17 4 आई थिंक 68 ही होता है, 7 4 28, 8 यहाँ दो ऊपर, 4 1 4 5 6, जी हाँ बिल्कुल 68 ही होता है। तो ये 340 जो आंसर हमें मिला है वो सही है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। अब ये आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है, ठीक है। कैसे, देखो HCF जो होगा वो हमेशा LCM का फैक्टर होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप पूरी रामायण समझेंगे तो ये दो नंबर्स हैं A एंड B, ऐसी संख्या जो कि इन दोनों को डिवाइड करे वो होगी HCF, ठीक है। और ऐसी संख्या जिसको ये दोनों डिवाइड करें वो होगी LCM। अब यहां पे देखोगे तो LCM के फैक्टर हैं A और B, तभी तो डिवाइड कर रहे हैं, या तभी तो यहां पे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहे हैं, क्योंकि फैक्टर और मल्टीपल बस रास्ते का फर्क होता है। मतलब जैसे अगर मैं कहूं कि ये नंबर है LCM इज अ मल्टीपल ऑफ A, सही बात है। अगर मुझे कहना है A इज अ फैक्टर ऑफ LCM तो भी सही बात है, क्योंकि यहां पे रिश्तेदारी बदल जाती है, आप किस नजरिए से देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पिताजी को पिताजी बोलूंगा, है ना कि नहीं, वो मेरे को अपना बेटा बोलेंगे, है तो रिश्तेदारी वही, हम रिश्तेदारी है हमारे पिता पुत्र की। लेकिन या ऐसे समझ लो कि मैं अपने मम्मी के भाई को क्या बोलूंगा, मामा, परंतु मेरी कजिन
अपने पिताजी की बहन को मामी नहीं बोल सकती, ऑब्वियस सी बात है, उनको बुआ बोलेंगी, है कि नहीं, यही होगा। तो फिर वही यहां पे है कि भैया इधर से देखोगे तो मल्टीपल, एलसीएम के नजर देखोगे तो फैक्टर, और ये जो एचसीएफ होता है ये ए और बी का फैक्टर होता है। अब भाई फैक्टर का फैक्टर मतलब कुल मिला के डायरेक्टली भी एलसीएम का फैक्टर हो जाएगा एचसीएफ, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, क्योंकि एचसीएफ हमारी गिवन संख्याओं को डिवाइड करता है और हमारी गिवन संख्याएं एलसीएम को डिवाइड करती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है एचसीएफ भी डिवाइड करेगा ही, क्योंकि वो बना ही इन दोनों से, क्योंकि जो एलसीएम है, जो फाइनल आंसर आया हमारा मल्टीपल जो आया वो इन दो नंबर से बना है जिसको एचसीएफ डिवाइड करता है, तो वो डिवीजन की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए यहां पे आंसर क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, पर हालांकि पहले वाले को सॉल्व करने के लिए हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी यूज किया, दूसरे वाले में हमने यहाँ पे फैक्टर्स की बात की है, तो ऑप्शन बी सबसे सही होगा कि दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं पर रीजन की बात जहां तक आती है तो उसमें कुछ कनेक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्रीन यहां पे क्लियर, ऑप्शन बी हमने मार्क किया। अगला क्वेश्चन है यहां पे, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द माफ कीजिएगा, if coordinates of the midpoint of the side AB and AC of triangle ABC are D and E respectively, then BC is equal to 20 units. अब देखो ये सवाल जितना ट्रायंगल्स का है उतना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी है, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल आ गया ABC, ठीक है, ट्रायंगल क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया ABC, ठीक है। अब आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए डी और ई के 3,5 एंड -3,3, तो जहां भी आप लिखे, मान लीजिए आपने डी लिख दिया यहां पे, तो डी किसका है, ए बी का है, तो नेमिंग का ध्यान रखेंगे भैया। तो ये हो गया 3,5 दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, और सी के हो गए कोऑर्डिनेट्स मान लो, क्योंकि भैया मिड पॉइंट है तो जरूरी तो है नहीं कि आमने सामने हो, लेकिन फिर भी -3,3। चलिए अब आपसे कहा जा रहा है कि BC की लंबाई वो 20 यूनिट होगी। अब देखो यहां पे पहले हम समझेंगे ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट कहां लग रहा है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, मिड पॉइंट हैं। इस तरफ अगर मैं देखूं तो रेशियो 1:1, इस तरफ में देखूं तो यहां भी रेशियो 1:1, ये है पॉइंट E, ये है पॉइंट D, यहां लिख देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो अगर अपोजिट साइड्स का रेशियो बराबर है तो हम क्या DE को BC के पैरेलल मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं सर। कौन से कॉन्सेप्ट के तहत? तो भैया कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसके तहत। दूसरी चीज ये आप यहां पे ये भी देखिए कि यहां पे आप ये भी साबित कर सकते हैं कि ADE जो है वो ट्राइंगल और जो बड़ा ट्राइंगल है ABC वो दोनों आपस में सिमिलर हैं। कैसे? एक तो दोनों में कॉमन एंगल हो जाता है A, दूसरा जब आप साइड्स का रेशियो देखेंगे तो मिड पॉइंट होने के नाते ऊपर वाले ट्राइंगल की साइड बनाम नीचे वाले ट्राइंगल की साइड, मतलब अगर मैं लिखूं तो AE बनाम AC हो जाएगा 1/2, क्योंकि भैया मिड पॉइंट है, आधा आधा होगा, ठीक है। AC पूरा है, AE उसका आधा पार्ट है। ऐसे ही AD अपॉन AB वुड ऑल्सो भी इक्वल टू 1/2। तो भैया दोनों ट्राइंगल सिमिलर, क्योंकि बीच का एंगल बराबर है और साइड्स का रेशियो भी इक्वल है, एंगल ए बराबर एंगल ए। तो यहां पे ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर, तो साइड्स का रेशियो वही मेंटेन होगा जो कि इन दोनों में हुआ है। तो मतलब कुल मिला के ट्राइंगल सिमिलर होने के नाते हम यहां पे बोलेंगे कि भैया ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, देयरफॉर ये जो हमारा साइड है DE और BC इन दोनों का रेशियो भी 1/2 होगा। तो अब अगर मैं DE की वैल्यू निकाल पाया, उसका डिस्टेंस निकाल पाया, फिर इसको BC से कंपेयर कर पाया, तब मैं बोल पाऊंगा कि BC 20 यूनिट है या फिर नहीं। ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पहले ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी यूज हुई, फिर रेशियो लगा गया। अब हमें केवल क्या करना है, अब हमें केवल इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है और फिर उसको जज करना है कि वो 20 के बराबर या 20 का हाफ आ रही है कि नहीं। तो D वुड बी इक्वल टू √of -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 -5 का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, -3 -3 -3 -5, तो ये हो जाएगा D इक्वल टू √of -6 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर। फटाफट इनका स्क्वायर करके आंसर निकालने की प्रयास करेंगे हम। 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। डी की वैल्यू आ रही है √100, तो डी आया 10। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई? 10 यूनिट्स। और हमने अभी दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया था, तो हमें साइड्स का रेशियो कितना मिला था? 1:2। तो ये छोटे ट्राइंगल का और बड़े ट्राइंगल का रेशियो 1:2 आना चाहिए। 10 20 मतलब 1:2 आ रहा है। मतलब यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेशियो बराबर है और ट्राइंगल सिमिलर होने के नाते ये वैल्यू वेरीफाइड है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, तो हमारा ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। दूसरा वाला, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, कि जब अगर मिड पॉइंट से जाए या सेम रेशियो में जाए, ठीक है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। अब ये नियम हमने देखा, हाफ ही तो थी, ये 10 ये 20, तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है डीई, वो जो नीचे वाली लाइन है ट्राइंगल की साइड है उसका हाफ है। तो वही हुआ यहां पे, पहला पार्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूव हुआ, दूसरे पार्ट में हमने सिमिलैरिटी भी यूज कर सकते हैं। दोनों के तहत कॉन्सेप्ट तो वही है कि भैया मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, सारे नहीं, ठीक है। बीपीटी में ये बोलता है कि पैरेलल है, पर यहां पे साथ में ये भी जुड़ जाता है कि मिड पॉइंट के केस में हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर ट्राइंगल्स हो जाते हैं सिमिलर, तो फिर क्या हो जाता है सर? जो साइड्स का रेशियो मेंटेन हो रहा है वही आगे भी मेंटेन होता है। तो साइड्स का रेशियो हाफ मेंटेन हुआ था, तो हमने भी हाफ ही लिया। ये स्टेटमेंट भी ट्रू, हमने पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया, इक्वल वाला भी यूज किया, तो यहां पे रीजन भी करेक्ट फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होना चाहिए, जहां पे कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। क्योंकि देखो वहां पे उन्होंने कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात कर दी और सिमिलैरिटी के तहत हाफ की भी बात कर दी, दोनों चीजें हो गई, तो फिर क्लियर बात हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 2kx प्लस 8 is 2, देन वैल्यू ऑफ k is 1। अगर सम ऑफ द जीरोस दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस यही होगा, ये है 2, तो k की वैल्यू 1 होगी। अल्फा प्लस बीटा निकालने का दूसरा तरीका है -b/a, ठीक है। माइनस बी वुड बी x का कोएफिशिएंट एंड a वुड बी x² का कोएफिशिएंट, तो यहां पे हो जाएगा, ये माइनस साइन फॉर्मूला का है और जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लगाया है वो इक्वेशन से आया है, ठीक है। दोनों को अलग अलग रखना है। अगर आपने मिक्स कर दिया कि भैया नहीं सर एक ही माइनस साइन तो होगा, तो फिर आप गलत दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। ये फॉर्मूला का था तो वो लगा है, और b की स्वयं की वैल्यू में माइनस साइन था तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमें लगाना ही पड़ेगा। होल डिवाइड बाय a की वैल्यू 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2k इक्वल टू 2 आएगा, k की वैल्यू आएगी 1 के बराबर। कोई आपत्ति, कोई शंका, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर, k की वैल्यू 1 आ गई, ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अब आगे देखो, सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज माइनस b/a। क्या हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया? जी सर। क्या हमने सम ऑफ द जीरोस की बात की? जी सर। तो क्या स्टेटमेंट होगा ट्रू? हाँ जी सर। तो क्या रीजन भी करेक्ट है? यस सर। भाई देखो, रीजन आपके किए गए कार्य को सपोर्ट करना चाहिए, तो हमने वही किया, -b/a और सम ऑफ द रूट्स की चर्चा की, इसने भी वही बात की, तो इसलिए यहां पे ऑप्शन ए मार्क हो गया कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। अब यहीं पे देखो ट्विस्ट कैसे आ जाएगा, आपको पहला वाला स्टेटमेंट तो वही रख देंगे, दूसरे वाले में सम की जगह कर देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें अगर प्रोडक्ट की जगह -b/a लिख दिया, तो अगर मान लो सम क्वेश्चन ऐसा कर दिया कि सम नहीं है प्रोडक्ट है -b/a, तो आप क्या मार्क करोगे? तो आप ऑप्शन सी मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि सर यहां पे स्टेटमेंट फॉल्स है, प्रोडक्ट -b/a नहीं होता। अगर उन्होंने प्रोडक्ट के बाद इसको काट के लिख दिया c/a, तब आप क्या मार्क करोगे? तब आप ऑप्शन बी मार्क करोगे कि दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं, क्योंकि ये बात कर रहा है प्रोडक्ट की, ये बात कर रहा है सम की। तो इस तरीके से सेम सवाल में आप 3 सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनफैक्ट 4 की भी कर सकते हैं कि आपने ऊपर वाला असर्शन चेंज कर दिया। क्लियर हो गया वैरायटी कैसे आ सकती है और कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है? बिल्कुल सर। तो भले ही मैं आपको सेशन में कितने भी सवाल कराऊं, उसको आप कम से कम 3-4 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और खुद के लिए दिमाग में बैठा सकते हैं कि किस कंडीशन में क्या आंसर
आएगा। अब ये नया सवाल देखो किसके बारे में, तो सर नया सवाल है हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, कि जहां पे दो इक्वेशंस दी है हमें और बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू या अननोन क्वांटिटी जो है वो आएगी 3। हम चेक कैसे करते हैं, तो सर हमेशा जब भी हम देखते हैं किसी इक्वेशन को तो ध्यान से देखेंगे कि भैया x और y तो सेम ही है। इक्वेशन जो बार बार चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, हमेशा बिल्कुल ठीक कोएफिशिएंट की वजह से। तो आप लिखोगे k/6, ठीक है, फॉर, क्योंकि मेंशन्ड है भैया यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो आपको कंडीशन याद होगी कि यूनिक सॉल्यूशन में जो कोएफिशिएंट होते हैं वो बराबर नहीं होते, तो k/6 वुड नॉट बी इक्वल टू -1/-2, क्योंकि देखो y के साथ नेगेटिव है तो हमें साइन लेके चलना पड़ता है, तो k/6 शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। सर इक्वल टू तो सॉल्व हो जाता है, पर ये नॉट इक्वल टू नहीं होता, जैसे इक्वल टू करते हो ठीक वैसे ही करो, बस साइन को चलाते रहो। तो 6 जो कि यहाँ डिवीजन में था, साइड चेंज करेगा तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। k की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 3, मतलब इसके हिसाब से k की वैल्यू 3 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, और स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं, k की वैल्यू होगी ही 3 के बराबर। अगर k की वैल्यू 3 हो जाती है तो पता है क्या होगा, दोनों रेशियो बराबर आ जाएंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन की जगह फिर डिपेंड करेगा वो किस पे, C1/C2 पे, कि भैया पैरेलल हैं या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आंसर मार्क कर रहे हैं आप। ठीक है, नॉट इक्वल टू है, जल्दबाजी में इक्वल टू 3 पढ़ के मार्क करके आगे बढ़ जाओगे तो भैया टीचर नंबर नहीं देंगी। तो स्टेटमेंट फॉल्स डिक्लेयर हो चुका है ना। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 a2x + b2y + c2 गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस f। कब मिलती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब सर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी तो इंटरसेक्ट होंगी, वरना पैरेलल हो जाएंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो, और एक के ऊपर एक चलेंगी तो भैया फिर कोइंसाइडिंग हो जाएंगी। पर इंटरसेक्टिंग होने का मतलब ही होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे शब्दावली बदलने से मतलब नहीं बदल जाता, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है एक बार टकराने वाले, जिसको हम अंग्रेजी में यूनिक सॉल्यूशन भी कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, पर क्योंकि असर्शन को हमने फॉल्स डिक्लेयर किया है तो हम ऑप्शन डी मार्क करेंगे, जहां पे असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। अब नया क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एक एपी की हमें दी गई हैं और कहा गया है कि इसमें k की वैल्यू 6 आएगी जब आप सॉल्व करोगे। तो चेक कर लेते हैं। देखिए कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब हमेशा ये नहीं है कि पहली, दूसरी और तीसरी ही लेनी है, हो सकता है आपका मन करे तो आप चौथी, पांचवी या 6th टर्म भी ले सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाली होनी चाहिए। आप अगर और क्रांतिकारी बनना चाहते हैं तो आप इसको 98th, 99th और 100th टर्म भी ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क पड़ता है इसके बाद जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उससे, कि आखिर k की वैल्यू निकलेगी कैसे। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, मतलब अगर मैं देखूं तो दोनों का गैप कितना होगा, d के बराबर, कॉमन डिफरेंस के बराबर, क्योंकि किसी एपी में नया टर्म कब बनता है, जब आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा d कॉमन डिफरेंस होगा, जिसको हम निकालेंगे 3k + 3 - 2k + 1 का फॉर्मूला यूज करके, जहां पे हम दोनों टर्म्स को माइनस कर रहे हैं। तो 3k + 3 - 2k - 1 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे हम तो k + 2 मिलना चाहिए हमें यहाँ पे। दूसरी ओर जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी कंसेक्यूटिव हैं, तब भी हमें d ही मिलना चाहिए, तो d हो जाएगा इसके हिसाब से 5k - 1 - 3k + 3, यही टर्म है ना। देखो मैंने ब्रैकेट इस्तेमाल की क्योंकि मेरी गणित कमजोर है, मैं कहीं साइन उल्टा पुल्टा कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से d मिलेगा 5k - 1 - 3k - 3, राइट। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2 और -4, तो d की 2 वैल्यू मिली, एक k + 2, दूसरी 2k - 4। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू है, दोनों आपस में बराबर होने ही चाहिए, है कि नहीं। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। -4 इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा, ये k उस तरफ जाएगा तो -k हो जाएगा, तो 6 आएगी वैल्यू ऑफ k। और आई थिंक सवाल भी यही कह रहा है कि k की वैल्यू आई है 6, तो यहां पे हो गया ट्रू। रीजन में अब देखिए यहां पे पढ़ा है, लिखा है
कि इन एन एपी ए प्लस डी ए प्लस 2d एपी का जो जनरल टर्म होता है, जनरल वे ऑफ राइटिंग होता है, वो लिखा है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज एस एन इक्वल टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना सही है ये स्टेटमेंट? सर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या इन दोनों में कनेक्शन बैठ रहा है? तो भैया यहां हम बात कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस की, यहां बात हो रही है सम की, कोई यहां पे रिलेशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब इस सवाल का जवाब हम ऑप्शन बी के रूप में मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा असर्शन था कॉमन डिफरेंस और एपी की टर्म्स के बारे में, वही हमारा जो रीजन था वो डील कर रहा था सम ऑफ एन टर्म्स के मामले से। दो अलग अलग पहलू एपी चैप्टर के, दोनों सही थे लेकिन साथ में नहीं जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहां पे सही उत्तर होना चाहिए। चलिए स्क्रीन क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। इफ एबीसी एंड पीक्यूआर आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स देन दे आर ऑल्सो सिमिलर ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं उन्हें हम सिमिलर कह सकते हैं क्या? स्टेटमेंट हमसे ये बोल रहा है कि क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर भी होंगे। देखो सिमिलर का मतलब और कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहां क्लियर होना चाहिए। सिमिलर का मतलब होता है जब दो फिगर्स जिनकी बनावट, स्ट्रक्चर, ढांचा ये सेम होते हैं, मतलब ये तीनों एक तरीके से कहा जाए तो एक दूसरे के पर्यायवाची या सिनोनिम्स हैं, पर आपकी समझने के लिए बता रहा हूं मैं कि बनावट, ठीक है। देखो कहने को तो ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, पर लेकिन दोनों की बनावट में बहुत ज्यादा अंतर है, दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों के कहने को तो शेप की फैमिली दोनों की रेक्टेंगल है, पर लेकिन बनावट में फर्क है। ठीक वैसा ही यहां पे ट्राइंगल्स में भी केवल ट्राइंगल फैमिली से होना काफी नहीं है, सेम बनावट वाला होते हैं तो आप सिमिलर कहे जाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट होता है जब आप एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी होंगे। अब जब आप एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी हैं तो आपकी बनावट सेम होगी ही होगी, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को सिमिलर कहना गलत नहीं होगा। अगर मैं इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से देखूं तो सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए मुझे एंगल्स बराबर चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टू बी प्रिसाइज, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे ही, तो वहां से भी सिमिलैरिटी स्टैब्लिश हो जाती है। ये क्लियर हो गया जी सर? तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मतलब हमारा असर्शन बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं हम उन्हें सिमिलर कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ रीजन पार्ट पे। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट द सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब ये कह रहे हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल ठीक बात कही इन्हें, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि स्ट्रक्चर, बनावट सेम होने से चीजें साइज में एग्जैक्टली सेम नहीं हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपकी ही पासपोर्ट साइज फोटो को बड़ा करके, एनलार्ज करके फ्रेम साइज में ला सकता हूं। फोटो आपकी होगी, शर्ट भी आपकी होगी, बाल, आंखें, सब कुछ आपके ही होंगे, बट लेकिन साइज में फर्क होगा। वहां कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, वहां सिमिलैरिटी काम करेगी। तो यहां पे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू साबित होगा। अब बात आ जाती है क्या दोनों में कनेक्शन बैठ रहा है? दोनों ही स्टेटमेंट कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। रीजन में भी साफ साफ यहां पे लिखा है कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। साथ में एडिशनल जानकारी भी दी है कि भैया उल्टा सही नहीं होता, सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग केस पे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि भैया यहां पे रीजन में साफ साफ लिखा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वही जो असर्शन हमें कहना चाह रहा था। क्लियर हो गया ये बात? जी सर। यहां पे हमारा ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समाप्त, जो कि ट्राइंगल चैप्टर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द पॉइंट्स -1, 6 divide the line segment joining -3, 10 and 6, -8 in the ratio of 2:7 internally। चलिए अब यहां देखिए 2:7 इंटरनली आपको रेशियो मिल रहा है कि नहीं, वो चेक कैसे करोगे? सर जब भी रेशियो पता ना हो तो हम k:1 के फॉर्म में उसे अज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये -1 और 6 वो पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है, तो इस -1 और 6 को हम नाम देंगे x और y, जो कि हमें मिलता है सेक्शन फॉर्मूला के आंसर के रूप में। लेकिन यहां पे हमें आंसर दिया हुआ है, हमें रेशियो पता लगा रहे हैं, थोड़ा उल्टा कार्य करना है, ठीक है। दो पॉइंट आपके
इनको आपने x1 y1 बोल दिया, इनको आपने x2 y2 बोल दिया। इनकी मदद से हम x और y निकालते हैं। तो चलिए इवैल्यूएट करके देखते हैं कि k की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, और फिर अपना आंसर फाइनलाइज करेंगे। अब यहां देखिए, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू m1। अब यहां पे रेशियो दिया नहीं है, तो k/1 में से m1 मतलब हो जाएगा k, तो m1 x2 मतलब k इंटू 6 प्लस m2 x1 दैट इज -3 होल डिवाइड बाय k प्लस 1। x की वैल्यू हमारे सवाल में दी गई है -1 आ रही है, तो -1 इक्वल टू 6k - 3 होल डिवाइड बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो -k - 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6k - 3। अब आप यहां पे सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 साइड चेंज करेगा तो +3, और ये जो 6k है इसके पास ये वाला माइनस के आ जाएगा तो हो जाएगा +k, तो ये हो जाएगा 2 = 7k। तो 2/7 इज द वैल्यू ऑफ k, और k की वैल्यू 2/7 है, मतलब आपका रेशियो 2:7 सही है, स्टेटमेंट ट्रू। लेकिन मैं एक विद्यार्थी हूं जिसको थोड़ा सा डर लगता है अपने कैलकुलेशंस में, तो मैं एक बार y के लिए भी चेक करूंगा कि कहीं y के लिए रेशियो सही साबित हो रहा है या फिर नहीं। अगर y के लिए भी हो जाता है तो हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि हाँ भैया हमने सही किया है। तो y के केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही है, y की जगह आ जाएगा 6 m1 दैट इज k इंटू y2 दैट इज -8 प्लस m2 दैट इज 1 इंटू y1 दैट इज 10 होल डिवाइड बाय k प्लस 1। चलिए थोड़ी बड़ी वैल्यूज पर हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6k + 6 हो जाएगा, इधर आपको मिलेगा -8k + 10। अब आप वैल्यूज को इधर उधर करेंगे तो -8k साइड चेंज करेगा तो +8k 10, और ये जाएगा उस तरफ तो माइनस हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, तो 14k = 4। k की वैल्यू आई 4/14। सर अलग आ रहा है मेरे भाई, पहले पूरा खत्म तो करो, सिंप्लीफाई तो करो। तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 2 = 4, 2 7 = 14, तो यहां भी आंसर 2/7 या फिर 2:7 ही आ रहा है। तो हमारा दोनों ही वैल्यूज के लिए x और y के लिए रेशियो करेक्ट है, तो हम स्टेटमेंट को ट्रू बोलने से पहले अब बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसका रीजन पार्ट। अब तक मैंने रीजन पढ़ा भी नहीं था। गिवन 3 पॉइंट्स दैट इज ए बी सी फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी = BC = AC। ये कोई स्टेटमेंट हुआ भैया? 3 पॉइंट एबीसी इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ही होता है तीनों साइड्स बराबर, तो उनका डिस्टेंस भी आपस में बराबर होगा, तो स्टेटमेंट को ट्रू होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन कहां हम असर्शन में सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कहां ये जनाब रीजन में इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बस दोनों सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन बी मार्क हो जाएगा यहां पे आंसर कि भैया दोनों सही हैं, पर अपनी अपनी जगह पे सही हैं, साथ में इनका रिलेशन नहीं बन रहा है, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में नहीं सही हो रही है, इसलिए ऑप्शन बी। चलिए अब यहां देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 = 2। यहां पे टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको याद होगी, रेशियोज की, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की, तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो tan स्क्वायर 45 होता है 1, तो यहां पे tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 होगा √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, माइनस साइन स्क्वायर 60, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो √3/2 होता है साइन 60, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पे मैं सबसे पहले क्या देखता हूं कि भैया √3/2 का स्क्वायर एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो थोड़ा सा आलस से दिखाते हुए बिना उनका स्क्वायर किए सीधे सीधे मैंने कैंसिल कर दिया कि आप एक जगह पॉजिटिव हो एक जगह नेगेटिव हो। अब बचा क्या, 2 × 1 स्क्वायर बचा विच इज इक्वल टू 2। ये हमें सिद्धांत बताता है कि भैया जो आपका असर्शन है वो ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं रीजन पे। वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, हमने वही लिखा है। वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2, हमने वही लिखी थी। वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2, हमने वही लिखी थी। सारी वैल्यू ट्रू है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इन दोनों में कुछ कनेक्शन बैठ रहा है? सर जो वैल्यूज हमें रीजन में दी गई हैं
हमने तो वही यूज करके अपना स्टेटमेंट ट्रू प्रूव किया था। तो ऑब्वियसली यहां पे सीधा सीधा कनेक्शन बैठ रहा है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट होने के पूरे पूरे आसार लग रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन ए मार्क करना हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। वैल्यूज एक बार आप चेक कर लो, ऊपर आपने सॉल्व भी किया उसको भी एक बार देख लो, दोनों चीजें सही फिट बैठ रही हैं। ये तीनों ही वैल्यूज जो हमें रीजन में दी हैं, हमने तीनों की तीनों हमारे असर्शन में यूज की हैं, तो आंसर सही होना ही चाहिए। चलिए ये सवाल भी सॉल्व। अगला सवाल देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट, ये कह रहे हैं, देखो यहां पे लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री। अब ये समझो, ये रही अपनी बिल्डिंग, ठीक है, ये रही उसकी शैडो। अब जो सवाल यहां पे दिया है उसके हिसाब से शैडो और बिल्डिंग की हाइट एक बराबर है, तो आप कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 45 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री माना जाए, उसको कंसिडर करें, तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट। अभी मुझे नहीं पता एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, फिलहाल मैं उसको थीटा मान लेता हूं, ठीक है, अननोन। अब ये कह रहे हैं अपोजिट और एडजेसेंट बराबर है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से डील करने वाला रेशियो है tan थीटा। अब क्योंकि हाइट और शैडो बराबर हैं, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा 1। अब मुझे दिमाग लगा के यही सोचना है tan की कौन सी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो हमने थोड़ा सा सोचा tan थीटा वुड बी इक्वल टू tan 45, तो थीटा की वैल्यू 45 आना सही है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब यहां देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर h, l एंड b आर हाइपोटेन्यूज, लेंथ एंड ब्रेथ एंड बेस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है सर। पाइथागोरस बाबा ने जो हमें थ्योरम दी है, जिसकी मदद से हमारी आधी गणित निपट जाती है 10वीं तक, वो स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल ट्रू दिया गया है। अब मुख्य सवाल, क्या दोनों के बीच में कनेक्शन बना? क्या आपने असर्शन के जो पूरा स्टेटमेंट था उसको एनालाइज करने के लिए, सही या गलत बोलने के लिए कहीं भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया? नहीं सर। तो दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन बी का मार्क होना बिल्कुल भी स्वाभाविक है। तो ऑप्शन बी को हम यह मार्क करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हैं, लेकिन कनेक्शन बैठा पाना, एक्सप्लेनेशन की बात यहां पे ला पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, इसलिए हमने ऑप्शन बी को मार्क किया। चलो ये हो गया अपना ये वाला सवाल सॉल्व। अब अगला देख लेते हैं। When two coins are tossed simultaneously, then the probability of getting no tails is 1/4। देखो अब यहां पे दो कॉइन की बात हो रही है, तो सबसे पहले यही हम तय कर लेते हैं कि जब दो कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। या तो दोनों पे हेड्स आ जाए, ठीक है, या पहले वाले पे हेड्स आ जाए दूसरे पे टेल्स आ जाए, या दूसरे वाले पे हेड्स आ जाए पहले पे टेल्स आ जाए, या फिर दोनों पे टेल्स आ जाए। तो पॉसिबल आउटकम टोटल हो गए 4। अब ये कह रहे हैं कि गेटिंग नो टेल्स, आपको टेल्स नहीं चाहिए, तो भैया इसमें टेल्स नहीं है, इसमें एक है तो ये नहीं काउंट होगा, इसमें एक है तो ये भी नहीं काउंट होगा, इसमें एक है ये भी नहीं काउंट होगा, दो है माफ कीजिएगा। तो चाहे दो हो या एक हो, आपको टेल्स चाहिए ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल केस एक ही है। कुल मिला के कितने थे? 4 केस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? 1/4। बिल्कुल ठीक। यहां पे आंसर देखो 1/4 मतलब स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। When two coins are tossed simultaneously, then the probability of getting no tails is 1/4। बिल्कुल ठीक है। Now the probability of getting a head in one toss of a coin is 1/2। ठीक है। अब यहां पे कह रहे देखो फर्क क्या आ गया, पिछले वाले में 2 कॉइन थे, यहां पे एक ही है, वन टॉस ऑफ अ कॉइन। वन टॉस में मतलब या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। आपको हेड्स चाहिए तो आपके काम का एक, कुल मिला के आउटकम कितने हैं? 2 पॉसिबल, एक हेड्स दूसरा टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। ऊपर वाला भी सही है नीचे वाला भी सही है, लेकिन क्या हमारे ऊपर वाले असर्शन में जो हमने चर्चा की वहां कहीं पे एक कॉइन के टॉस होने की बात आई? बिल्कुल नहीं सर, बल्कि वहां प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा जिसके बारे में यहां कहीं विवरण ही नहीं है। इनफैक्ट दोनों जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल के रूप में या फिर सवाल के रूप में हमारे समक्ष हैं, जबकि हमें असर्शन रीजन में क्या चाहिए होता है? एक सवाल और उसके पीछे लगने वाले लॉजिक एज अ रीजन। तो यहां पे दोनों के ट्रू होने के बावजूद
दोनों के बीच में रिश्तेदारी स्टैब्लिश ना होने के कारण ऑप्शन बी को हमने मार्क किया है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे यहां पे थोड़ा सा रीजन कच्चा खा गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही किसके बारे में बात कर रहे हैं, चीजों की प्रोबेबिलिटी के बारे में, मतलब एक सिचुएशन के बारे में, ना कि कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू होने के बावजूद ऑप्शन बी मार्क हुआ है। आसान सवाल प्रोबेबिलिटी का, यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। चलिए, यहां पे हमने असर्शन रीजन के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपकी असर्शन रीजन की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। ऐसे और सेशंस के लिए और बहुत सारे अच्छे कंटेंट के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करें या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप को रेगुलरली चेक करें, जहां पे आपको नए वीडियोस मिलते रहते हैं। इनमें से किसी भी माध्यम को यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ हमारे फन लर्न कंटेंट को फॉलो करने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को विजिट करें, जहां पे आपको पढ़ाई और थोड़ी सी मस्ती भी कराई जाती है। आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। चाहे मैनेज ब्रेन्स का कोई भी वर्टिकल हो, आपको हमेशा अच्छा एजुकेशन मिले और आप जीवन में आगे बढ़े, यही हमारी कामना रहती है। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।